जैसे कि हम सबको ही पता है कि फ़लस्तीन का जो एक दूसरा हिस्सा है, जिसको हम गाज़ा कहते हैं, उसका बहुत पहले से ही काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है, वो इज़राइल के पास है। जैसे कि गाज़ा के एक तरफ पानी है, मेडिटेरेनियन सी है, तो वहाँ पर फ़लस्तीन की नहीं, बल्कि इज़राइल की नेवी का कंट्रोल है। गाज़ा की दो तरफ इज़राइल का ही बॉर्डर मिलता है, जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, और वहाँ पर सारा कंट्रोल इज़राइल का है। गाज़ा की चौथी तरफ उसका बॉर्डर एक छोटा-सा इजिप्ट के साथ भी मिलता है। वहाँ पर एक छोटी-सी क्रॉसिंग है, जिसको हम राफ़ा क्रॉसिंग कहते हैं, और वो क्रॉसिंग भी इजिप्ट हमेशा उसको बंद ही रखता है, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ उसके मुल्क में ना चले जाएँ। इसके अलावा राफ़ा की जो एयर स्पेस है, उसमें भी जो कंट्रोल है, वो फ़लस्तीन की कोई एयर फ़ोर्स का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर इज़राइल की एयर फ़ोर्स का कंट्रोल है। और इसके साथ-साथ गाज़ा की फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंटरनेट की सप्लाई, ये सारी सप्लाई जो है गाज़ा की इस तरह इज़राइल के कंट्रोल में आ जाती है। अब हमास के 7 अक्टूबर के इस अटैक के बाद इज़राइल ने गाज़ा की इस पट्टी को अपनी लैंड फोर्स से भी इन्वेड करने का फैसला कर लिया, और इज़राइल के टैंक जो हैं वो गाज़ा के अंदर एंटर हो गए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इज़राइल ने ये जो फैसला किया है, तो अब इज़राइल के पास 3 ऑप्शंस कौन से हैं। मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, जिसमें से इज़राइल ने एक के ऊपर अमल करना है। जो इसमें पहला ऑप्शन है, वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक ऑप्शन है। इज़राइल का उसके ऊपर अमल करना भी मुश्किल होगा, और अमेरिका उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन ये है कि गाज़ा में रहने वाले 2 मिलियन फ़लस्तीनियों में से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को उठा के आप इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में फेंक दो, और वहाँ पर वो एज ए रेफ्यूजी के तौर पर रहें। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है लैंड को अपने कंट्रोल में करने की। इससे ये होता है कि उस लैंड की जो डेमोग्राफी है वो बदल जाती है। मतलब कि इससे ये होगा कि अगर पहले गाज़ा में हिस्टोरिकली फ़लस्तीनी ज़्यादा तादाद में रहते थे, तो इससे ये होगा कि फिर फ़लस्तीनी कम हो जाएंगे और यहूदियों की तादाद उसमें बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये है कि फ़लस्तीनियों की गाज़ा से, इसको हम कहते हैं कि फ़ोर्स एक्सपल्शन कर दी जाए, इनकी कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग हो जाए। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गाज़ा से फ़लस्तीनियों की फ़ोर्स एक्सपल्शन ना की जाए, इनकी एथनिक क्लेंजिंग ना की जाए, लेकिन गाज़ा से हमास को कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया जाए। हमास को बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको तबाह कर दिया जाए, और उसकी जगह, हमास की जगह कोई लोकल लीडरशिप को खड़ा किया जाए जो गाज़ा को कंट्रोल करे। या लोकल लीडरशिप गाज़ा को कंट्रोल कर ले, या वेस्ट बैंक से फतेह ग्रुप के महमूद अब्बास को उठा के दोबारा गाज़ा में लगा दिया जाए, या तो कोई इंटरनेशनल बॉडी हो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, कोई उसका कंट्रोल आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है जो अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसराइल के पास ये है कि वो हमास को ख़त्म करे, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करे, उसकी लीडरशिप को ख़त्म करे, और उसके बाद गाज़ा का कंट्रोल वो खुद अपने हाथ में ले ले, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद कंट्रोल करे। जैसे पाकिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को कंट्रोल करता है, या गिलगित बल्तिस्तान को एडमिनिस्टर करता है, इस तरह इसराइल जो है वो गाज़ा से हमास को ख़त्म करे और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। तो ये 3 ऑप्शन है, और इन 3 ऑप्शन में हमें नज़र आता है कि एक चीज़ जो बिल्कुल कन्फर्म है, वो ये है कि हमास को कंप्लीटली डेसिमेट किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर इसराइल जो है वो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करता है, या इसके अलावा वो गाज़ा के और हमास के हवाले से क्या करता है, उसको गौर से देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर इसको गौर से ना देखा गया और इसको ना समझा गया, तो इसके नतीजे में होने वाली तब्दीली की हमें समझ नहीं आएगी। तो जब हमें समझ नहीं आएगी तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो ना सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन के इशू को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि ये मिडल ईस्ट की सियासत भी इससे बदल जाएगी, और इसका दुनिया के ऊपर बड़े असरात होंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। उसमें से आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ आज की वीडियो में कि इस कॉन्फ्लिक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है।
स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है कि वो लोग, वो पॉलिटिशियंस, वो लीडर्स, वो कंट्रीज़ जिनके पास सलाहियत है इस इशू के हवाले से फैसला लेने की। तो हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स इसमें कौन से इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जिसके पास फैसला लेने की ताकत है, वो इज़राइल का करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। उसके बाद है इज़राइल की यूनिटी गवर्नमेंट। उसके बाद इज़राइल के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सियासत इज़राइल के अंदर होती है, और वो फ़लस्तीन के कॉज के लिए वो पार्टी खड़ी होती है। जिस तरह फ़लस्तीन के कॉज के लिए एक स्टेक होल्डर हमास है और दूसरा स्टेक होल्डर वेस्ट बैंक में फतेह ग्रुप है, इस तरह इज़राइल के अंदर एक पार्टी है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, उसका नाम है अरब यूनाइटेड लिस्ट। तो एक स्टेक होल्डर ये भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें अमेरिका है। उसके बाद फिर आपके पास यूरोप आ जाता है, और फिर उसके अलावा इसराइल और फ़लस्तीन के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि उसमें एक इजिप्ट होगा, एक लेबनान होगा, एक जॉर्डन, एक सीरिया। फिर उसके बाद रीजनल पावर्स आ जाती हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। फिर उसके अलावा एक स्टेक होल्डर इसमें यूनाइटेड नेशंस भी है। तो ये सारे इसमें क्या कर रहे हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग स्टेक होल्डर जो है वो उसमें है ऑर्थोडॉक्स जूस। ये ऐसे यहूदी हैं जो इसराइल के कॉज को सपोर्ट नहीं करते, ये इसराइल की तनकीद करते हैं। और फिर एक क्रिश्चियन ग्रुप है, उसको हम इवेंजेलिकल्स कहते हैं। तो ये क्रिश्चियन ग्रुप कौन है? ये इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ज़ायनिस्ट मूवमेंट को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हमारे माइंड में होने चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है।